सिलेक्शन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जितने लोग लाइव आ चुके हैं उनको भाई गुड आफ्टरनून, और जो नहीं आए हैं आप उनको शेयर करके बता दीजिए कि क्लासेस शुरू हो गई हैं। ठीक है, और अब हम आपको चल रहे पढ़ाएंगे। चलिए तो अब लोग हम क्लास शुरू करते हैं। जो लोग नहीं आएंगे धीरे धीरे लाइव आते रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा। देखिए हम लोग कल हमने आपको बताया था कि हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उन्हीं को पढ़ रहे थे। अर्थात अगर मैं कहूँ तो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था आपातकालीन प्रावधान। यही हमारी कल की क्लास थी। ठीक है, अगर देखें तो हम लोगों ने कल यही पढ़ा था आपातकालीन प्रावधान। इसी के अंतर्गत ही आज हम लोगों को पढ़ना है। पढ़ेंगे क्या? चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में आपातकालीन में ये पढ़ा कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, राष्ट्रीय आपात क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, ये हमने पढ़ा। और आपको ज्ञात होगा कि इसके अंतर्गत हम 3 प्रावधान पढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आपात आपके क्या है, वो कैसे होती है, कैसे लागू होती है, उद्घोषणा कौन करता है, समय अवधि उसकी कितनी होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि उसका अनुमोदन कैसे होता है, उसका प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है, और कितनी बार आज तक वो लागू हुआ है। ये हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। चलिए इसी में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो हमने थोड़ा सा राष्ट्रीय आपात में एक पॉइंट आपका छूट गया था, या ऐसे कहिए कि थोड़ा सा समय ओवर हो गया था, पीरियड चेंज हो गया था, हम आपको नहीं बता पाए थे। चलिए आज की क्लास में देखते हैं। देखिए अगर हम राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात के प्रभाव की बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रीय आपात का हमारे ऊपर प्रभाव था उसी को बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए इसमें ये थोड़ा सा कल का है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात वास्तव में भी यह 2 प्रकार से होता है। या आप कहिए राष्ट्रीय आपात 2 प्रकार के। एक राष्ट्रीय आपात होती है जिसको हम कहते हैं वाह्य आपात, वाह्य आपात, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं आंतरिक आपात, आंतरिक आपात। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है भाई? देखिए अगर हम पहले की बात बताएं आपको वाह्य आपात में, तो ये होता कब है? वाह्य आपात लगता तब है जब हमारे देश में वाह्य आक्रमण हो जाए, बाहर का आक्रमण हो जाए। ठीक है, या दूसरी कंडीशन इसकी है युद्ध शुरू हो जाए, युद्ध प्रारंभ। देखिए हमने आपको कल बताया था कि चाहे वाह्य आक्रमण की संभावना भी आ जाए, युद्ध की संभावना भी हो जाए, तब भी राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगाता है। तो इनकी संभावना हो जाएगी या ये प्रारंभ हो जाएंगे तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, युद्ध और वाह्य आक्रमण में अंतर क्या है? देखिए वाह्य आक्रमण का मतलब है जब पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, या कोई भी बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं, तो उसे तो हम कहते हैं वाह्य युद्ध, वाह्य आक्रमण कहते हैं। और युद्ध का मतलब क्या होता है? वो जब हम दोनों लोग मिलकर के लड़ते हैं। फिर से समझिए, आक्रमण का मतलब होता है कि हमें जानकारी नहीं थी, उसने हम पर आक्रमण कर दिया, अब हमको जानकारी हुई, हम लड़ना शुरू किए। तो जब हमें जानकारी हुई, हमने भी लड़ना शुरू किया, तो उस स्थिति को हम युद्ध कह देते हैं। ठीक है, तो जब ये 2 स्थितियां आएंगी तो इसको कहते हैं वाह्य आपात। जबकि आप ध्यान रखिएगा, अगर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह, कल हमने आपको बताया था शस्त्र विद्रोह, ठीक है, अगर ये शस्त्र विद्रोह आ जावे तो आप कह देंगे शस्त्र विद्रोह होने पर उसको हम आंतरिक आपात कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सब इसको बताने की क्या आवश्यकता है,
क्या मतलब इसको पढ़ने का? देखिए हम आपको बताएंगे, बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए दरअसल में आप जानते हैं कि जब आपातकाल लगता है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन राइट्स का हनन हो जाता है। ऐसे कह लीजिए कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार हमको दिए गए हैं उन सारे अधिकारों का हनन हो जाता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखें, आपको भी याद होता है कि अनुच्छेद 20 देखें और अनुच्छेद 21 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिसका हनन कभी नहीं होता। या आप ऐसे कह लीजिए कि ये दोनों अनुच्छेद ऐसे मूल अधिकार हैं जिसका हनन राष्ट्रीय आपात लगने के बावजूद भी नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ एक बात समझना होगा कि ये केवल 20-21 ही नहीं, अगर वाह्य आक्रमण होगा, वाह्य आक्रमण इसकी बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें एक आर्टिकल आज से आप और जोड़ लीजिएगा जिसको सामान्यतः हम किताब में नहीं पाते हैं, लेकिन आप इसको जानते रहिएगा क्योंकि एग्जामिनर तो जानता है ना, वो तो पूछेगा। हम नहीं जानते लेकिन एग्जामिनर तो पूछेगा। तो आप ध्यान रखिए, जब वाह्य आपात लग रहा हो तब हमारे 2 नहीं 3 अनुच्छेद 20, 21 और 19 ये 3 अनुच्छेद अप्रभावी रहते हैं, या कह लीजिए कि इनका कभी भी हनन नहीं होता। लेकिन जब आंतरिक आपात होगा भैया तो ध्यान रखना, यहाँ पर केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का ही आपको फायदा मिलेगा। 19 का हनन हो जाएगा, 19 आपका समाप्त हो जाएगा। ये बात आपको हमने कल थोड़ी सी बताई भी थी, लेकिन उसको आप थोड़ा सा बढ़िया ढंग से समझ लीजिए। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि सबके समझ में आया होगा। ठीक है भाई, फिर से समझिए, अगर एग्जामिनर पूछे कि आंतरिक आपात के दौरान किन किन अनुच्छेदों का हनन होता है तो केवल 20-21 होगा। अगर पूछ लिया जाए कि आपके वाह्य आपात पर क्या होगा तो 19, 20, 21 होगा। या ऐसे कभी पूछ लिया जाए कि क्या राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद का हनन नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स हमारे बरकरार रहते हैं, तो आपका उत्तर होगा 19, 20 और 21। ये तो अंदर की स्थिति है। क्लियर हो क्या? चलिए, इसी प्रक्रिया में आज हमें जो पढ़ना था, आज हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपात पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। देखिए, आज हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति शासन। जितने लोग भी लाइव हैं सारे लोग कमेंट करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रही है तब बताएं, वॉइस आ रही है तब बताएं, वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है तब भी बताएं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक बताइए। ठीक है, देखिए, अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो पहले इसके नाम की बात कर लेते हैं। इसके नाम, इसके 2 और अलग नाम हैं। देखिए, 2 नामों की बात करें तो पहला इसका जो नाम है उसे कल हमने आपको बताया था, किसी को याद है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा बताइए भाई, लिख करके बताइए कोई। बहुत बढ़िया ऋषभ, हाँ यार बहुत बढ़िया, याद तो है। देखो, पहले इसका जो राष्ट्रपति शासन है इसको हम संवैधानिक आपात भी कहते हैं। आपात, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसे हम राज्य आपात कहते हैं। अब बात समझ में आई? तो राष्ट्रपति शासन के कितने नाम हो गए? राष्ट्रपति शासन के 3 नाम हुए, संवैधानिक आपात, राज्य आपात, और इन सब का उल्लेख है कहाँ भैया? इन तीनों का उल्लेख है अनुच्छेद कौन सा? 52 पढ़ा था, 304 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 356। तो इनका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 356 में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या भाई कोई? ठीक है ना, सबका लाइव आ रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ना तो उसको हम दूर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे उसमें लिख करके कमेंट में बताइए, वहाँ से क्लियर कर लेंगे। चलिए भाई,
आज हम पढ़ते हैं यही राष्ट्रपति शासन, ये दोनों नाम आप जानते रहिएगा। चलिए, बात आती है कि राष्ट्रपति शासन का भाई आधार क्या होगा। आधार, तो पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी राष्ट्रपति शासन लगेगा कैसे, क्या आधार होता है इसका। तो बताया जाता है कि अनुच्छेद 355, देखिए अनुच्छेद जो है वो 355 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करे। देखिए फिर से समझिए इसको, केंद्र सरकार को संविधान में यह शक्ति दे दी गई कि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत सभी राज्य जो हैं वो आपके संवैधानिक रूप से कार्य करें। ठीक है, एक मिनट भाई, सबको कहा गया है कि सब लोग सभी सरकारें संवैधानिक रूप से कार्य करें। ठीक है, अच्छा नहीं अगर कर रही हैं तो मान लीजिए जो शक्ति दी गई अगर वो नहीं कर रही है कार्य, तो तब हम करेंगे अनुच्छेद 356, तब हम सरकार को एक शक्ति देंगे केंद्र को, और वो शक्ति होगी अनुच्छेद 356, जिसके अंतर्गत जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको एकीकृत शासन व्यवस्था में बदल लिया जाएगा। ठीक है, जो संघात्मक व्यवस्था है उस संघात्मक व्यवस्था में धर्मेंद्र जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको एकीकृत व्यवस्था में हम बदल लेंगे। बहुत हंस रहे हैं यार, आवाज को धीमी करो, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, 356 के अंतर्गत क्या होगा, तो 356 के अंतर्गत हम इन्हीं सरकारों को एकीकृत करके केंद्र सरकार को शक्ति देते हैं। अच्छा ये तो हो गया आधार। अच्छा लागू कैसे होगा, तो देखिए क्या इसको लागू करने की शक्ति तो भाई राष्ट्रपति के पास ही है, लेकिन राष्ट्रपति लागू कैसे करेगा, उसका आधार क्या है, उसके बारे में बताया जाता है कि जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति आती है तो हमारे राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह बताया जाता है कि इस राज्य की संवैधानिक तंत्र में विफलता आ गई है, और ये संवैधानिक तंत्र में विफलता आने के कारण आज हम वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, अनुच्छेद 356 लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपके केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को एकीकृत कर लेकर करना ही आपका क्या हो जाएगा 356, और इसका आधार क्या होगा, जिस राज्य की अगर संवैधानिक तंत्र में विफलता चल रही होगी। ये तो पहली बात होगी। दूसरी, अगर किसी राज्य के विधानसभा का विघटन हो जाए और वहां पर सरकार अल्पमत में आ जावे, बहुमत युक्त सरकार ना हो, तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगता है। चलिए अब बात आई इसमें, अगर हम देखें तो सबसे पहली बात आएगी भाई, अब अगला देखिए, तो अगला आएगा समयावधि। समयावधि कितने समय के लिए ये लगेगा। ठीक है, जैसे आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं पिछले वर्ष, तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन ही चल रहा था जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही। जब अनुच्छेद 370 को सरकार ने हटाया तो उस समय क्या चल रहा था, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चल रहा था, अर्थात, और वो आधार क्या था उसका आधार था कि वहाँ की सरकार अल्पमत में आ गई थी, बहुमत में नहीं थी। अब बहुमत में नहीं है तो सरकार, फिर आप समझ ही रहे हैं कि अल्पमत में है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि संवैधानिक तंत्र वहाँ का विफल हो गया। अगर हम समयावधि की बात करें तो बताया जाता है कि जब उद्घोषणा हो जाए किसकी, 356 की, तो इसे 2 माह के अंतर्गत, 2 माह के अंदर इसका संसद द्वारा, यहां पर संसद शब्द का मतलब क्या होगा, संसद का मतलब होगा दोनों सदनों, दोनों सदन के द्वारा अनुमोदन, मतलब 2 माह के अंतर्गत उसे अनुमोदन कराना होगा। किसे,
356 को। अच्छा बात है, अच्छा सर ये बताइए, अगर कहीं संयोग ऐसा हुआ कि 2 माह के समय जबकि बात ये आ रही है उस समय लोकसभा विघटित हो गई है तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, अगर लोकसभा विघटित है तो हम क्या करेंगे, हम राज्यसभा से यहाँ आपका इसका अनुमोदन ले लेंगे। ठीक है, ले लिया। और जब भी राज्यसभा के अनुमोदन के पश्चात जब लोकसभा का गठन हो और लोकसभा के गठन होने से पहली बैठक हो जाए तो पहली बैठक और ये किसकी बैठक होगी? ये बैठक होती है आपके लोकसभा। तो लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन होना आवश्यक है भैया, ध्यान में रखेंगे। हाँ अच्छा चलिए ठीक, समझ में आया। 2 माह। आप एक बात फिर से समझिए, चाहे अनुच्छेद 356 हो जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, चाहे 360 हो जिसको हम वित्तीय आपात कहते हैं, इन दोनों के अनुमोदन के लिए 2 माह की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ तक कि राष्ट्रीय आपात 352 के लिए भी 2 माह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन समस्या क्या है, उसे संशोधन करके 44वां संशोधन किया गया और राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन 1 माह कर दिया गया, बाकी दोनों का अनुमोदन कितना है? 2 माह। अच्छा ये तो बात समझ में आ गई। ये लगेगा कितने दिन तक भाई? तो देखिए, ये एक बार में अनुमोदन हो जाए तो एक बार अनुमोदन पर 6 माह, दोबारा अनुमोदन करा दिया तो पुनः 6 माह, फिर 6 माह, ऐसे करते हुए अधिकतम है वह 3 वर्ष। अधिकतम जो है, 1 मिनट भाई, अधिकतम 3 वर्ष तक ही ये लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसका प्रभाव क्या होगा हम पर। तो 6 माह करके कितनी बार? 3 माह, 3 साल तक लगाया जा सकता है। इसका मतलब है अधिकतम इसको अगर हम बढ़ाना चाहें तो इसका कार्यकाल 12 बार बढ़ाया जा सकता है। सॉरी 12 का है 6 बार, 6 बार बढ़ाएंगे, 1 साल में 2 तो 3 साल में 6 बार तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अब बात आई कि सर इसका हम पर प्रभाव क्या पड़ेगा भाई। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी मिल जावे, अब क्या होगा, तो इसके लिए जो व्यवस्था बनेगी, देखिए अब इसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव में तो सबसे पहला प्रभाव होगा कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य में राज्य विधानसभा का विघटन हो जाएगा। विघटन, यहां पर हम 2 शब्द लिख रहे हैं, एक विघटन शब्द लिख रहे हैं और दूसरा यहीं पर निलंबित शब्द लिख रहे हैं। दोनों का अंतर भी समझने का प्रयास करिएगा। अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए, 352 अनुच्छेद के माध्यम से देखिए हम पढ़ेंगे बार बार, अगर 352 हो जाए तो ध्यान रखना वहां पर आपका केवल राज्य सरकारों का निलंबन होता है, विघटन नहीं होता। मतलब अगर राष्ट्रपति शासन 352 हट जावे तो वहां की राज्य सरकारें पुनः अपनी सत्ता में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम आपको बताएं यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति शासन में निलंबन और विघटन दोनों होता है। ये दोनों में अंतर ऐसे करके समझते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला भाई, दूसरी बात यहाँ पर देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब 356 लग रहा हो, यहाँ पर हमने लिख दिया 356 लग जाए
तो उस समय बात आई कि राज्य विधानसभा विघटित है, तो मान लीजिए वहां पर बजट पेश करने का समय आया होगा, तो बजट कौन पेश करेगा? तो आप यहां पर आसानी से कह सकते हैं कि संसद द्वारा वहां का बजट प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, कहां का? जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। बजट की बात करते हैं तो ये संसद के द्वारा बजट पेश आपका किया जाएगा। राज्य के विधेयकों की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, ये दोनों आपके संसद में ही पेश किए जाएंगे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रभाव में, उसको आप ध्यान में रखिएगा। हमने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कि कर सकता है? कर सकता है। कहाँ? संघ सूची पर, लेकिन राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यही कारण है कि अगर 352 पर वो अध्यादेश जारी करे और 352 समाप्त हो जावे भैया, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सत्यम गुप्ता सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, आ रही है आवाज ना? हाँ चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, प्रयास रहेगा कि सारे लोगों का जो है आधार सबको समझ में आवे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, हम क्या बता रहे थे। देखिए, राष्ट्रपति जब 352 को इम्पोज करेगा तो उस समय आपके अध्यादेश को जारी, वैसे सामान्य में तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, कि कर सकता है? कर सकता है। वो संघ सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य सूची पर नहीं। ये संविधान का बहुत पॉपुलर प्रश्न रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर अध्यादेश 352 है तो उस राज्य सूची पर भी जारी कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद, 52 के समाप्त होने के बाद वह कानून भी जो अध्यादेश लाया गया था वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंतर यहाँ पे क्या है 356 में? 356 में है कि अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर दे, अध्यादेश जारी करे, तब 356 के समाप्त के बाद भी वह प्रभाव में रहता है, के बाद भी वह प्रभाव में रहता है। हाँ, एक बात जरूर है कि राज्य सरकार चाहे तो उसको थोड़ा सा संशोधन करके कर सकती है, अर्थात विधानमंडल अगर चाहे तो विधानमंडल उसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है भाई, देखिए दरअसल में होता क्या है दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं तो उसको हम एक एक क्रम में, और पिछला जो टॉपिक पढ़े उससे अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो पिछली क्लास भी हमारी रिमाइंड हो जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात आई कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो देखिए भैया, सबसे पहले 1951 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपका पंजाब में लगा था। कुछ लोग उसको पेप्सुराज कहेंगे, वो देखिए राज्य अलग है, वो मुद्दा यहाँ का नहीं है, अभी हम यहाँ पर उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो पंजाब में लगाया गया था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसी में देखिए, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, बात आती है कि कई बार हमसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात चाहे 352 हो, अनुच्छेद 352 की बात मैं करूं, अनुच्छेद 356 की बात करूं, तो क्या इसे कभी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ये प्रश्न आता है हमारे ध्यान में कि जैसे कोई भी हमारी बात आती है, कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या कोई भी समस्या होती है तो हम इसको चुनौती देते हैं, तो क्या हम इसको चुनौती दे सकते हैं? तो भैया हो ध्यान में रखिए, अनुच्छेद 352 को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 38वां संविधान संशोधन हुआ है। ये संशोधन आपका हुआ 1975 में।
तो 1975 के माध्यम से अनुच्छेद 352 को अब चुनौती दी जा सकती है और ये पूछा जा सकता है कि ये क्यों लगाया गया। अर्थात मैं एक लाइन में कहूँ तो जब ये 352 है तो 356 को भी चुनौती दी जा सकती है। अब यहीं पर प्रश्न बनेगा आपके लिए कि भैया ये बताइए कि अगर राष्ट्रीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन लगा हो तो क्या वह न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, क्या उसे न्यायिक प्रक्रिया में चुनौती दी जा सकती है? तो हमारा प्रश्न होगा, हमारा उत्तर होगा हाँ, उसे चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ 352 और 356 इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कितना समय हुआ? चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी रही, चुनौती दी गई, कोई बात नहीं, समाप्त हो गया, आधार पूछा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी राज्य में संवैधानिक, जैसे इस समय वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, बहुत दयनीय स्थिति आपके राजस्थान की चल रही है, आप रोज देख रहे हैं टीवी में, अल्पमत की सरकार, ये है वो है, सचिन पायलट जा रहे हैं, गहलोत जा रहे हैं, तो ये जो बातें हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर अल्पमत में सरकार आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अच्छा, अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो क्या उसको चुनौती दी जाएगी? हाँ दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर ये न्यायालय ये पाता है कि राष्ट्रपति शासन अवैध लगा हुआ था, वो अवैध है, तो वहां की राज्य विधानसभा को वह बहाल कर सकता है। बात समझ में आई? फिर से समझिए कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जो राष्ट्रपति शासन है, अगर न्यायालय को यह बता दिया जाए, उसके संज्ञान में आ जाए और यह आपको क्लियर हो जावे न्यायालय में कि नहीं ये राष्ट्रपति शासन अवैध रूप से लगाया गया था, तो हम कह सकते हैं कि इसको चुनौती दी जाएगी। और अगर वहां पर अवैध पाया भी गया तो ध्यान रखिएगा उस 356 को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा और समाप्त करने के बाद वहां की राज्य विधानसभा को पुनः बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई? चलिए ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर आपको याद हो जम्मू कश्मीर का मुद्दा, तो जम्मू कश्मीर में भी यही बात थी, वहां पर चुनौती देने की बात कर दिया महबूबा ने कि नहीं हम चुनौती देंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा के इन्होंने 370 किस आधार पे हटा दिया। ठीक है, चलिए वो अलग मुद्दा है, उस पर हम चर्चा भी नहीं करते। तो हमारी जो बात थी वो 356 की बात थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 356 आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे जो भी मित्र आपके लाइव हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, किसी को कोई समस्या हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट देख रहे हैं, सही चल रहा है बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई सत्यम जी, बहुत बढ़िया, हाँ ऋषभ बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए जैसे आपसे कुछ पूछा जाता है ना, हम यहाँ पर कुछ चर्चा करते हो, आप उसको कमेंट में जरूर लिखा करिए, तो वो कमेंट हम देख करके क्लियर कर लेते हैं कि क्या है, सही है कि आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारी क्लासेस प्रॉपर में 12 बजे से ही चलेंगी, और लोगों को आप बताइए, और लोगों को ऐप डाउनलोड करवाइए, और साथ ही साथ ये जो वीडियोज़ अभी जो शुरू में हमारे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप ध्यान रखें, अभी जो बच्चे हमारे शुरू में नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे, उनके लिए ये सारे वीडियो शुरू की क्लास के सारे वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे, और यूट्यूब चैनल आपका होगा जिसका नाम होगा सिलेक्शन एकेडमी। ठीक है, सिलेक्शन एकेडमी। तो सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं। ठीक है, सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएं और उस वहाँ से ये सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं उसको देखिए, और देखने के साथ साथ भाई आप उसको सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लाइक का बटन होता है उसको भी आप लाइक जरूर करवाइए।
ठीक है। अब हम आपको मैथ की क्लास दे रहे हैं बहुत जल्द। अब आपके सर केवल 1 मिनट में मैथ की क्लास आपकी लाइव हो रही है। ओके, थैंक यू। कल 12 बजे फिर से हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। चल काटो।